नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच के जरिए सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में आज होने जा रहा है चुनावी शंखनाद और इसी के साथ हो जाएगी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। 2 बजे का वो वक्त होगा जब तारीखों की घोषणा की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। क्या रहेंगी वो तारीखें और साथ ही राजनीतिक दलों की तरफ से कितनी है तैयारी, बात करेंगे इसको लेकर। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है भारत पोल से जुड़ी। जी हां, अपराधियों की अब खैर नहीं है। आखिर ये बात क्यों कही जा रही, क्योंकि एक नया पोर्टल इस आज लॉन्च किया जाएगा। और ये पोर्टल क्या है, कैसे अपराधियों तक पहुंचने में मदद करेगा ये पोर्टल, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो वो होगी महाकुंभ से जुड़ी। जहां महाकुंभ में इस बार क्या है खास, क्योंकि महाकुंभ का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही साधु संतों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में किस तरीके की है तैयारियां प्रशासन की तरफ से, क्या है सुरक्षा व्यवस्था और तमाम इंतजाम, करेंगे विस्तार से बात। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत दिल्ली की प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव का आज शंखनाद होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। दरअसल 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछला चुनाव साल की अगर हम बात करें तो 2020 में फरवरी में हुआ था और जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 70 में से 62 सीटों पर कब्जा किया था। इसके साथ ही जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन पिछले साल सितंबर में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। फिलहाल चुनावों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दल दिल्ली में चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ पोस्टर वॉर भी जारी है। राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ जमीनी मुद्दे भी सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त 28 सीटों की लिस्ट जारी कर चुकी है और वहीं कांग्रेस अब तक 48 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली के अंदर कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है और ऐसे में इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। करेंगे आज इसी पर चर्चा, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं, नजर डालते हैं कि आखिर इस बार कौन कौन सी है हॉट सीट और साथ ही क्या कुछ है चुनावी मुद्दे, नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो इस बार सबसे पहले आपको ये हॉट सीट दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये हॉट सीट है नई दिल्ली सीट, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वहीं दूसरी सीट है कालकाजी सीट, जहां आतिशी को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही पटपड़गंज सीट भी इस बार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नजर इस सीट पर रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिस्वासन सीट, जहां से आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र भारद्वाज को और भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। जंगपुरा सीट भी इस बार हॉट सीट है। मनीष सिसोदिया क्योंकि इस सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गांधीनगर सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा होना बाकी है। मालवीय नगर सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर इस बार हम सभी की नजर बनी रहेगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली में कौन कौन से आखिर अहम मुद्दे हैं इस बार, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही फाइनल वोटर लिस्ट आपको बता रहे हैं, कुल मतदाताओं की संख्या, साथ ही पुरुष मतदाताओं की संख्या क्या है, महिला मतदाताओं की संख्या, इसके साथ ही थर्ड जेंडर की अगर हम बात करें तो 1261 थर्ड जेंडर है। फर्स्ट टाइम वोटर 2 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो पहली बार मतदान करते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो है विकासपुरी में और सबसे कम वोटर हैं दिल्ली कैंट में। तो इस बार फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो आ चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुल मतदाता कितने हैं, तमाम चीजें इस बार सामने आ चुकी है। फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही
ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर कितने चरणों में होगा मतदान। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी चारों ओर से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है इस बार गेम चेंज करने की। आम आदमी पार्टी की सभी लोग कल्याणकारी स्कीम जारी रखने का जो वादा है वो भी इस बार सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां झुग्गी वहां मकान का ये वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शीश महल से लेकर के आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी जो है वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर फोकस है, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में जाकर के उनसे मुलाकात की जा रही है। आयुष्मान योजना लागू नहीं करने पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई। चुनावी मैदान में आमने सामने की टक्कर वाले कई सारे प्रत्याशी हैं और ऐसे में हमने आपको सीटें भी दिखाई, जो सीटें इस बार हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ऋषि हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ऋषि, आज 2 बजे का वो वक्त होगा जब दिल्ली विधानसभा चुनावों का अगर हम देखें तो सीधे तौर पर शंखनाद हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसमें वो चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। साथ ही साथ जैसे ही चुनावों की तारीखों के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसी समय से दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव की प्रक्रिया को हम आधिकारिक रूप से शुरू मान सकते हैं और वो ये हो भी जाती है। ऐसे में जो चुनाव आयोग है उसने तमाम अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कल जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, 1 जनवरी 2025 की पहली तारीख को जो मतदाता अब तक इलेक्टोरल रोल में शामिल हुए थे, उसकी सूची भी जैसे कि आपने बताया वो जारी की जा चुकी है। तो तमाम तैयारियों के बीच अब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब तक हो सकते हैं और इसमें किन किन चीज़ों का चुनाव आयोग के सामने क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो कि उसे खास तौर से इसमें चुनावों के दौरान उसे इस तरीके के दिशा निर्देश देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में दिल्ली में हम जानते हैं कि भौगोलिक रूप से या अन्य परिस्थितियों, कानूनी लॉ एंड ऑर्डर की इशू से उस तरीके की चुनौतियां दिल्ली में नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो सियासी घमासान है, बयानबाजी है और जो ख़ास तौर से जो सोफिस्टिकेटेड इलेक्शन कहा जा सकता है दिल्ली का माना जाता है, जिसमें कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग होता है। अब तो मुझे लगता है एआई का भी उपयोग चुनावों में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने ये सब चुनौतियां रहेंगी कि किस तरीके से इन सब चीज़ों पर वो लगाम लगाए और जो आचार संहिता का उल्लंघन है उस पर कैसे कार्रवाई करे। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आयोग ने जो तारीख का ऐलान करना है वो मुझे लगता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में वो तारीख हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर से जब आयोग इसकी घोषणा करेगा तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो कब है। लेकिन इन चुनावों में जो मुकाबला है वो निश्चित तौर से त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार पुरजोर कोशिश की है कि वो एक एक सीट का सर्वे करके और उसकी जो चुनौतियां हैं और उसमें जो ज़रूरतें हैं और किस तरीके के प्रत्याशी होने चाहिए, इन सब को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर रही है। तो बिल्कुल, लेकिन साथ ही ऋषि अगर हम देखें तो जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 48 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो कई सारी सीटों पर घोषणा हो चुकी है और त्रिकोणीय मुकाबला है। साथ ही कई सारे मुद्दे भी हैं ऐसे जो राजनीतिक भी हैं और साथ ही जमीनी मुद्दे भी इस बार सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पर घुसपैठियों का मुद्दा और फर्जी वोटर का मुद्दा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है इस बार। बिल्कुल, देखिए घुसपैठियों का मुद्दा, फर्जी वोटरों का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, हालांकि वो इस समय मुख्यमंत्री नहीं है, और जो उन्होंने आज से 10 साल पहले जो वायदे किए थे कि किस तरीके से वो दिल्ली में परिवर्तन लाएंगे, उन वायदों पर अब जनता को उनका एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि उनको पर्याप्त समय मिला है। जिस तरीके से वो बातें किया करते थे कि किन दुनिया के अन्य शहरों से तुलना करने के लिए, चाहे वो लंदन से तुलना हो या पेरिस से तुलना करने की बातें हुआ करती थी, उन सब चीज़ों को भी आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दा बना रही हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आज भी पीने के पानी की समस्या दिल्ली में है और जो सड़कों की समस्या है, तो जो मूल समस्याएं हैं वो अभी भी दिल्ली से दूर नहीं हुई हैं। बिल्कुल। जबकि एक पार्टी के पास बहुमत अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा जनता ने दिया। तो ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के सामने ही सबसे ज़्यादा हैं और विपक्षी पार्टियों के पास इस बार एक बार फिर से अवसर है कि उन सब बातों को जनता के बीच में रखें
जो चुनावी मुद्दे बनते हैं और इन मुद्दों के आधार पर जनता अपना फैसला देती है। तो ये जो पूरी की पूरी गहमा-गहमी है, मुझे लगता है कि दिल्ली का जो चुनाव का जो अभियान है वो एक तो लंबा रहने वाला है, उन्हें पर्याप्त मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर पाएँ और बिल्कुल। चूँकि छोटा इलाका है, ऐसे में जो सघन चुनाव अभियान है, जो जिसे कहते हैं डोर टू डोर कैंपेन है, उसका ज़्यादा असर दिखाई देगा इन चुनावों में। जी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर अब तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हर रोज नए नए प्रयोग करती रहती है, लेकिन इसके साथ ही कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद कई बार अपराधी भारत से फरार होकर विदेश में जाकर छिप जाते हैं और फिर वहां से जुर्म का सिंडिकेट चलाते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब वो दिन चले गए हैं जब अपराधी जो है अपराध करके छुप जाते थे, पुलिस की पकड़ में नहीं आते थे। अपराधी अब चाहे देश में छिपे हो या फिर विदेश भाग जाए, एक क्लिक करते ही भगोड़े आतंकवादियों और अपराधियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। सिर्फ एक क्लिक में भारत पोल पर उनकी पूरी कुंडली अपलोड हो जाएगी और इसके साथ ही इंटरपोल भी अब अलर्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर आसान भाषा में अगर इसे समझें तो देश के अपराधियों का बचना अब नामुमकिन हो जाएगा। भारत पोल का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनके खिलाफ शिकंजा कस के अपराध को जड़ से खत्म करना है। भारत पोल एक एडवांस्ड ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सीबीआई ने तैयार किया है। ट्रायल इसका हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय इसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत भी करेगा। दरअसल भारत पोल वो पोर्टल है जो इंटरपोल की तरह ही अपराधियों की जानकारी को शेयर करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई का रास्ता खोलेगा। इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर कैसे काम करेगा भारत पोल पोर्टल, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत पोल पोर्टल है क्या। तो आखिर भारत पोल पोर्टल आखिर है क्या, वो सबसे पहले आपको बता दें। दरअसल एक इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल की शुरुआत की गई है और खास तौर पर भारत के लिए ये शुरुआत हुई है। अत्याधुनिक पोर्टल है जिसको सीबीआई की तरफ से विकसित किया गया है, तैयार किया गया है सीबीआई की तरफ से। और कुल मिलाकर अब आगे आने वाले समय में अपराधियों की अब खैर नहीं होगी। सभी जांच एजेंसियों को एक साथ इस पोर्टल के जरिए जोड़ा जाएगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं एक क्लिक करते ही अपराधी की जो पूरी की पूरी कुंडली है वो सामने होगी। पोर्टल से तमाम राज्यों और यूटी की पुलिस और एनआईए और ईडी, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सब कनेक्ट हो जाएंगी। तमाम एजेंसियां कनेक्ट होंगी और राज्य सरकारों की जो पुलिस है वो इसमें कनेक्ट हो जाएगी। देश से फरार अपराधियों और भगोड़ों की भी वापसी इसके जरिए की जाएगी, क्योंकि जो भी डाटा अपलोड होगा भारत पोल पर उसके जरिए सीधा अलर्ट का जो मैसेज है वो इंटरपोल पर भी जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में इंटरपोल से भी आगे आने वाले समय में और मदद मिलती हुई नजर आएगी। इंटरपोल और अन्य देशों से तुरंत अपराधियों का डाटा जो है तुरंत भारत को मिल जाएगा। तो ऐसे में भारत पोल क्या है, किस तरीके से काम करेगा, वो आपको बता रहे हैं। इस पोर्टल के जरिए कहीं ना कहीं जो जांच की जा रही है अपराधियों के खिलाफ, उसमें तेजी आएगी। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ करके उनको भारत लाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पर आती है, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। इसके साथ ही रियल टाइम जानकारी भी इस पोर्टल के जरिए मिलती हुई नजर आएगी। इंटरपोल की तर्ज पर ही भारत पोल की शुरुआत की गई है। अब आखिर ये भारत पोल क्या है वो हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही ये काम कैसे करेगा वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्योंकि भारत पोल जो है इसके जरिए तमाम जो एजेंसियां हैं और राज्यों की जो अलग अलग पुलिस है वो इस पोर्टल के जरिए आगे आने वाले समय में जुड़ेगी और सीधे तौर पर इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। आज से औपचारिक इसकी शुरुआत होगी। सीबीआई की तरफ से इसे डेवलप किया गया है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में अब अपराधियों की खैर नहीं होगी। अपराधियों के लिए बचना अब नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि अपराधी जो हैं वो भाग जाते थे, विदेश में जाकर छिप जाते थे और वहां से पूरा जुर्म का सिंडिकेट चलाते थे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, अब अपराधियों की खैर नहीं होगी, क्योंकि आज जिस पोर्टल का शुभारंभ आज होने जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से, इस पोर्टल के जरिए अपराधी की पूरी कुंडली मात्र एक क्लिक में सामने आ जाएगी। देखिए, बिल्कुल सामने आएगी। और ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले मैं कृतिका ये बताता हूँ जी बिल्कुल। कि जनरली हमारे देश की जो तमाम एजेंसियां हैं जिनके ऊपर कानून की सुरक्षा और इसके अलावा अपराध को रोकने की जिम्मेदारी रहती है, चाहे हम राज्यों की पुलिस की बात करें, ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, ये तमाम एजेंसियां हैं भारत पोल जो पोर्टल है उससे कनेक्टेड रहेंगी।
अब होगा ये कि अब पहले होता क्या था कि जो बड़े अपराध है, खास तौर से चाहे मानव तस्करी की बात करें, ड्रग्स की बात करें, इसके अलावा बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों में लोग लगे रहते हैं, साइबर क्राइम है, आर्थिक अपराध में जो लोग लगे रहते हैं, उनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति नागालैंड में आर्थिक अपराध करता है और नागालैंड से वो भागकर मलेशिया चला जाता है, तो पहले ये होता था कि नागालैंड की जो पुलिस है वो उसकी जांच करके सीबीआई को ये जानकारी देती थी कि ये व्यक्ति यहाँ पर नागालैंड के अंदर आर्थिक अपराध करके मलेशिया भाग गया है। सीबीआई फिर उस जानकारी को इंटरपोल के साथ साझा करती थी। इंटरपोल तमाम तफ्तीश करने के बाद फिर सीबीआई को जानकारी भेजता था और सीबीआई उस जानकारी को नागालैंड पुलिस को या तो लेटर के द्वारा भेजती थी या फैक्स के द्वारा भेजती थी। तो इसमें होता क्या था कि इसमें एक बड़ी लंबी प्रक्रिया रहती थी और इसमें काफी समय चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये तमाम एजेंसियां उस पोर्टल से जुड़ी रहेंगी और इस पोर्टल से जो इंटरपोल है वो भी कनेक्टेड रहेगी। तो अब नागालैंड पुलिस अगर उसके यहाँ कोई आर्थिक अपराध करता है तो वो सीधे इंटरपोल से गुजारिश कर सकती है कि ये व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला दर्ज है या मानव तस्करी का मामला दर्ज है, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इंटरपोल उस मामले की जांच करेगा और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करके नागालैंड पुलिस को सूचित करेगा। एक तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ये मामला बनेगा इसमें और बड़ी तेजी से जांच होगी। दूसरा, अगर नागालैंड के अंदर कोई आदमी या देश के किसी भी राज्य के अंदर कोई आदमी अपराध करता है और उसकी जानकारी जैसे ही पोर्टल पर डाली जाएगी, वो तमाम एजेंसियां उस जानकारी को देख लेंगी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआई हो या दूसरे राज्यों की पुलिस हो। तो वो व्यक्ति अगर भारत से भागने की कोशिश करेगा तो उस पर एयरपोर्ट पर या तमाम ऐसी जगह जहां से विदेश जाया जा सकता है, चाहे समुद्री मार्ग के द्वारा, तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो न केवल अपराधी को पकड़ा जा सकता है समय के साथ साथ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग करके उस अपराधी को विदेशों में भी पकड़कर उसको भारत वापस लाया जा सकता है। तो इस तरह का ये पोर्टल है और अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल है भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की, कि तमाम एजेंसियों को एक मंच पर लेकर आए हैं और न केवल जानकारी साझा की जाएगी रियल टाइम में, बल्कि कोई अपराध करके अगर किसी देश के हिस्से में भागता है तो तमाम एजेंसियां उस अपराधी को पकड़ भी सकती हैं देश के अंदर। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद भी काफी खास है, क्योंकि सिर्फ अपराधियों को पकड़ करके उन पर शिकंजा कसना नहीं, बल्कि उस अपराध को जड़ से खत्म करने की एक कोशिश है इस पोर्टल के जरिए। और इस पोर्टल के आने के बाद में सीधे तौर पर अपराधियों तक पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी, उसमें भी तेजी आएगी पुलिस की तरफ से और अब अपराधी का बचना नामुमकिन होगा। देखिए, बिल्कुल तेजी आएगी और आप देख सकते हैं कि पहले तमाम तरह की हम कह सकते हैं कि लीक पोल रहते थे और जिसका फायदा उठाकर अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते थे। आज भी अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली के अंदर क्राइम करता है और हरियाणा के अंदर चला जाता है या उत्तर प्रदेश के अंदर चला जाता है, तो उसमें काफी समय लगता था, क्योंकि दिल्ली पुलिस फिर जाती थी, हरियाणा पुलिस से संपर्क करती थी, उसके बाद उस अपराधी तक पहुंचा जाता था। तो उस ड्यूरेशन में वो अपराधी फरार भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि एक क्लिक के साथ ही तमाम देश के तमाम एजेंसियों के पास वो जानकारी रहेगी और उसी क्लिक के माध्यम से संपर्क भी किया जा सकता है देश की तमाम एजेंसियों के साथ, तो उस अपराधी पर नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर चाहे ड्रग्स का रैकेट हो, मानव तस्करी का रैकेट हो, साइबर क्राइम हो, आप देश के एक हिस्से में बैठकर इंडिया के किसी भी हिस्से में साइबर क्राइम कर सकते हैं, आर्थिक अपराध करके आप देश के अलग अलग हिस्सों में करके और विदेशों में भाग सकते हैं। तो एक मंच प्रदान करेगा ये पोर्टल और उसके साथ साथ अपराधियों को पकड़ने और उनको कानून के तहत सजा दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अब अपराधियों की खैर नहीं है और अब उनके लिए बचना नामुमकिन होने जा रहा है आज, और अब से कुछ ही देर में इस पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे अब महाकुंभ की। जी हाँ, संगम नगरी यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां इस बार महाकुंभ लग रहा है। ये महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर
26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से कुल 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और वहीं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर बहुत कुछ इस बार इस महाकुंभ में देखने को मिलेगा। महाकुंभ में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं पिछले कई महीनों से महाकुंभ को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। रंग बिरंगे टेंटों से संगम नगरी सज संवर कर तैयार है और इंतजार है अब 13 जनवरी का, जब गंगा में कमर तक उतरकर श्रद्धालु डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठेंगे और सिर्फ एक ही आवाज आएगी, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। दरअसल प्रयागराज में 144 साल बाद भव्य दिव्य पूर्ण महाकुंभ होने इस बार जा रहा है, जिसकी रौनक देखते ही बन रही है। दिखाएंगे आपको वहां की रौनक की सीधी तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कैसी चल रही हैं संगम नगरी में तैयारियां। तो 40 से 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद इस बार महाकुंभ में की जा रही है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खास तौर पर इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि इस बार महाकुंभ महाउत्सव और महा तैयारी इस वक्त चल रही है और ये तैयारी अंतिम दौर में है। करीब 60,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की जाएगी, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। इसके साथ ही 10,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी तैनाती महाकुंभ में होगी। जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 20 हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल इस महाकुंभ में किया जाएगा, जिनके जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। डिजिटल वॉरियर अभियान के तहत भी ट्रेनिंग की दी जा रही है इस वक्त। और कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार वहां पहुंचेंगे। ठहरने के लिए टेंट सिटी लगाई गई है, साथ ही 1.8 लाख टेंट लगाने का लक्ष्य है। गंगा की स्वच्छता के लिए 700 गंगा प्रहरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि वहां पर गंगा हमारी स्वच्छ रहे, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला भी घोषित किया गया है। दरअसल जहां भी महाकुंभ लगता है उस जगह को उतरे समय के लिए नया जिला घोषित किया जाता है। विभिन्न एयरपोर्ट से 250 फ्लाइट्स और 7,000 बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 20 लाख से ज्यादा वाहनों के लिए 120 पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं महाकुंभ में। तो किस तरीके की तैयारियां हैं वो आपको बता रहे हैं। 13,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनों की योजना है, यानी कि विशेष ट्रेनों के जरिए श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज पहुंचेंगे। पहली बार AI जनरेटिव चैटबॉट का भी इस्तेमाल किया जाएगा इस बार महाकुंभ में, और गूगल नेविगेशन का भी इस्तेमाल इस बार यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर किस तरीके की तैयारियां हैं और श्रद्धालु जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ सुविधाएं उन्हें मिलने जा रही हैं वो हमने आपको बताई। इसी के साथ रेलवे की भी खास तैयारी की गई है। क्या है रेलवे की तैयारी वो भी आपको बताते हैं। अनुमानित 1 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए अभूतपूर्व उपायों की घोषणा रेलवे की तरफ से की गई है। 7 नए प्लेटफॉर्म सहित आमंत्रण को समायोजित करने की भी पूरी योजना है। जो भीड़ वहां पर पहुंचेगी उसे कैसे संभाला जाए, इसको लेकर पूरी योजना तैयार की गई रेलवे की तरफ से। 1.30 लाख लोगों को आवास देने में सक्षम है 28 यात्री आश्रय। खुसरोबाग का पहली बार अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे वो वहां पर रुक सकेंगे। और कुल मिलाकर 132 सेल्फ टिकटिंग काउंटर भी जोड़े गए हैं, यानी कि जो यात्री वहां पर पहुंचेंगे वो खुद ही टिकट वहां से ले सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ रेलवे सेवा एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है, इसके जरिए आप टिकट ले सकेंगे। कुंभ रेलवे सेवा जो है, साथ ही कुंभ थीम पर आधारित रेलवे कोच भी तैयार किए जा रहे हैं। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो बेहद ही खास और अलौकिक होने जा रहा है। तो जो जो लोग वहां जाएंगे उन्हें एक अलग ही एहसास, अलग ही अनुभव होगा। संस्कृति की एक अलग ही झलक इस बार देखने को मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं जो इस वक्त महाकुंभ में ही मौजूद है। वहां की रंग बिरंगी छटाएं लगातार देख रहे हैं। रामेंद्र, कुल मिलाकर देखा जाए तो रंग बिरंगी नगरी, संगम नगरी इस बार अब नजर आने लगी है, क्योंकि तमाम संख्या में साधु संत भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कृतिका, जैसे जैसे अखाड़ों के साधु संत इस छावनी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आप यहाँ के रंग देख के उस समय जब आते हैं तो आपको लगेगा कि दुनिया के कोई अलग स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरह साधु संत नाचते गाते हुए आते हैं, हर हर महादेव के नारों से पूरी कुंभ की जो धरती है गूंज जाती है।
कहीं घोड़े हैं, कहीं ऊंट हैं, कहीं बैंड बाजों के साथ लोग आ रहे हैं। और आपको कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं जी किस तरीके से अभी हालांकि पूर्णता नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन पूरे जो कुंभ है ये डमरू द्वार बन रहा है। देखिए द्वार नीचे रखा हुआ है, इसको सजाया जाएगा। ये अखाड़ों के गेट हैं, जो बड़े बड़े अखाड़े हैं उनके गेट हैं। नागा साधु सन्यासियों के गेट हैं। सवेरे 4 बजे एक नागा साधु सन्यासी 100 घड़ों से स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी धूनी रमाते हैं। तो इस तरीके से अलौकिक दिव्य दर्शन यहाँ होंगे। जिन लोगों को भी प्रभु करे कि जिन लोगों को भी आने की यहाँ संभावनाएं हैं वो जरूर आए। यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, संस्कृतियों की समझने लायक बहुत कुछ है। अगर ये संस्कृतियां हमारी इतनी मजबूत न होती तो शायद इस देश में संस्कृति रह ही नहीं जाती। तो पुरातन से कैसे संस्कृतियां यहाँ तक आई हैं उसको जरूर देखने लोग यहाँ आए। बिल्कुल रामेंद्र, अगर वहीं हम देखें तो 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं ये संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ती हुई हमें आगे आने वाले समय में नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इतने सारे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखना, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके साथ ही प्लास्टिक को बैन करने की बात, कई सारी चीजें इस बार वहां पर नजर आने वाली हैं। देखिए कुंभ पहले भी जो कुंभ हुआ करते थे वो भी साफ सुथरे थे। महाकुंभ है, आप देखिए कहीं भी आपको एक भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। प्लास्टिक पर बैन है कि प्लास्टिक की चीजें यहाँ ना लाई जाएं। लोगों से अपेक्षा की गई कि झोला और थाली लेकर आए। तो इस तरीके से और सुरक्षा के तो व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। डीजीपी ने और कल परसों हमारी जो एडीजी है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि थल, नभ और जल तीनों जगह हमारी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त और लोग सकुशल आए, सकुशल घर जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारी कर रखी है। जो भी इनपुट मिल रहे हैं उन पर काम कर रही है कृतिका। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, और आप लगातार वहां से एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। वहां की जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं वो भी हम तक पहुंचाते रहिएगा, ताकि जो श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंच पा रहे उन तक हम वो तस्वीरें साझा कर पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र। तो कुल मिलाकर महाकुंभ इस बार दिव्य भव्य लगने जा रहा है और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से अंतिम दौर में इस वक्त चल रही हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी, अगर आप भी मन बना रहे हैं महाकुंभ में जाने का, तो जरूर जाइए वहां पर, क्योंकि 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है और इस बार वही पूर्ण महाकुंभ संगम नगरी में लगने जा रहा है। तो जरूर जाइएगा और वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखिएगा, एक अलग ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।